तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान के उद्देश्य का, जिसे संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले यह संविधान के स्रोत को बताता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने संविधान बनाया है उसके लिए हमने कौन कौन से सोर्सेज लिए हैं, कौन कौन से स्रोत लिए हैं, इसकी व्याख्या करते हैं संविधान के उद्देश्य का। ठीक है, तो अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ये है संविधान के स्रोत बताता है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड, इसका क्या महत्व है, तो सेकंड है इसका महत्व कि संविधान के लक्ष्य को बताता है, यानी कि संविधान जो है वो किस लक्ष्य के लिए बनाया गया है, उसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुत्व को बढ़ाने वाली जो हमारी भावना है वो कैसे कि हमारी राष्ट्र जो है वो एकजुट रहे, मतलब एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। ठीक है, और सभी लोग जो है वो आपस में भाईचारे के साथ रहे। तीसरा है सरकार के कानून के परीक्षण का अधिकार देता है कि कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा कानून बुरा है। ठीक है, यानी कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है, नहीं है, ये सब चीज़ जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, मतलब ये सब उसका उद्देश्य है, मतलब ठीक है। अब अगर हम संविधान, ये पूरा ये उद्देश्य का है, ये संविधान का प्रस्तावना है। ठीक है, जिसमें संविधान के दर्शन भी लिखे हुए हैं। तो संविधान के दर्शन का मतलब है कि जो संविधान बनाए गए हैं उनके बुनियादी क्या क्या तत्व हैं, जैसे समाजवाद हो गया, प्रभुत्व संपन्न हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, गणतंत्र हो गया, समानता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्रात्मक, ये सारे कुछ संविधान के दर्शन हैं, जिसे संविधान के मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें पहला ही लिखा है, हम भारत के लोग भारत को। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि भारत के संविधान का निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। ठीक है, यानी कि जो संविधान बनाने का अधिकार जो है, यानी संविधान जो बनाने का दायित्व है, वो किनको दिया गया है, उन लोगों को दिया गया है जिन्हें जनता ने खुद चुना है। ठीक है, वो कोई राजा नहीं है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बाहर से आया हो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ है, लोगों को अपने से जुड़े हर फैसले को लेने का पूरा अधिकार है। भारत सरकार को कोई भी बाहरी आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी देश से रिलेटेड मतलब जो भी फैसले लेने हैं वो भारत की सरकार खुद लेगी। ठीक है, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर अपने देश से रिलेटेड कोई भी फैसला ले रहे हैं तो। ठीक है, अगला है समाजवाद। इसका मतलब क्या है, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन या उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। ठीक है, यानी कि जो भी संसाधन है, जो भी संपदा है वो सबका है। ठीक है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का है, भूमि हो गया, जल हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो संसाधन है वो सबके हैं। तो इसका उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी को उसका लाभ मिले और उसका उपयोग सभी लोग कर सके। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का वो नहीं है। लोकतंत्रात्मक है अगला हमारा दर्शन, जिसमें कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और लोगों को अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे
जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार के कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, ठीक है। यानी लोक जो सरकार होगी भारत में किस प्रकार की होगी, लोकतंत्रात्मक होगी, यानी कि जो सरकार चुनी जाएगी वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय। नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि सबको करना होगा, इक्वल मानना होगा। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। तो नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों को व्यक्त करें, इसके लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कह सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें पंथ निरपेक्ष। तो पंथ का मतलब होता है धर्म, ठीक है। धर्म निरपेक्ष यानी जो भारत है वो किस प्रकार का देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है, ठीक है। यानी कि सरकार जो है वो सभी धर्मों को क्या मानती है, बराबर मानती है। और सरकार मतलब भारत कोई भी धर्म, आधिकारिक धर्म का मतलब कोई भी धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, राष्ट्रीय फल होता है, फूल होता है, गीत होता है, राष्ट्रीय गान होता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय धर्म हमने आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि सभी धर्मों को बराबर माना गया है। अगला है गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि वंश या राजा। वंश या राज खानदान का, ठीक है। यानी कि जो शासन का प्रमुख है वो कौन होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जनता ने चुना होगा, ठीक है। वो कोई राजा नहीं होगा या वंश के आधार पे ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। अब अगला है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समानता, समता मतलब समानता होता है। तो कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, ठीक है। यानी कि सरकार का ये दायित्व है कि सभी लोगों को समान दर्जा मिलना चाहिए। अब अगला है दर्शन हमारा बंधुत्व। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, ठीक है। यानी कि सभी लोग आपस में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, चाहे आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, सभी लोग आपस में मिलकर के भाईचारे के साथ रहे, ताकि देश की अखंडता और एकता जो है वो बनी रहे, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लिखा हुआ है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं वो संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वें यानी 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया है। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जोड़ा गया है बाद में, ठीक है। कौन से दो शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अब लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो है संस्थाओं का स्वरूप। इससे पहले हम सब कुछ कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शनों का बयान भर नहीं है। जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माता को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र और स्थायी और ना बदलने जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। यानी कि संविधान क्या है, देखो अब हमारा जो संविधान बना है बेसिकली बनना शुरू हो गया 1946 में,
1949 में बन के तैयार हो गया और 1950 में उसको लागू किया गया और आज हम 2023 में चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि लगभग आप सोच सकते हो कि कितना पुराना है हमारा संविधान, ठीक है। और इसके बावजूद ये संविधान आज भी हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जबकि कितना सब कुछ चेंज हो चुका है अगर हम अपने आसपास देखें, ठीक है। जैसे पहले फ़ोन्स नहीं थे, अब तो फ़ोन भी आ गया, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, ठीक है। तो यानी समय जो है वो बदल रहा है, तो इसलिए बदलते हुए समय के अनुसार संविधान में भी बदलाव होना ज़रूरी है। तो जो संविधान में हम बदलाव करते हैं उसी को संविधान का संशोधन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें हमें लगता है कि नहीं है उसे हम ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, और जो चीज़ें हमें लगता है कि संविधान में अब हमारे लिए वो उतना उपयोगी नहीं है तो उसमें भी बदलाव किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संविधान को आज के समय के अनुसार बनाने के लिए उसमें समय समय पर संशोधन जो है वो होता रहता है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है, मगर अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संविधान संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वह नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किसके बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार दे करके सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान में इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधनों पर नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम करते हैं, ठीक है। यानी कि संविधान देखो क्या है, सबसे पहली बात तो सरकार के लिए एक दायरा तय करता है कि सरकार को किस दायरे में रहकर काम करना है। संविधान के अंदर लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं, नागरिकों के अधिकार लिखे हुए हैं, ठीक है। संविधान में ही जो संस्थाएं अलग अलग विधायिका हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनके कार्य लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो संविधान व्याख्या करता है और इन संविधान के अनुसार ही जो है वो देश को चलाया जाता है, ठीक है। तो आज बेसिकली आपका संविधान का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब चैप्टर के लास्ट में हम इसके नोट्स देखने वाले हैं, जिससे इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा और इसके जो MCQs है वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ये जो चैप्टर के बीच में रह गए हैं या छूट गए हैं या जो मैं हाईलाइट कराना भूल गई होंगी, तो ये वो नोट्स हैं। इसके बाहर आपको कुछ वैसे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार चैप्टर पढ़ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि गांधी जी ने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है और पूछा जा सकता है कि मतलब 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका ये कि यंग इंडिया जो पत्रिका है वो किसने निकाली। इसके अलावा ऐसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी द्वारा कौन सी पत्रिका जो है वो निकाली गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है यंग इंडिया, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपनी एक जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी यानी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। यानी कि फ्रीडम के लिए एक लंबी लड़ाई। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट है नेल्सन मंडेला जी को 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था, ठीक है। 26 अप्रैल 1994 को जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक गणराज्य बना था, यानी कि स्वतंत्र हो गया था। रंग भेद की अगर हम बात करें तो रंग भेद क्या है, नस्ल यानी कि चमड़ी के आधार पे जो भेदभाव होता है कि गोरा है ये काला है, तो जो उनको अलग से जो मतलब भेदभाव किया जाता है इसी को क्या बोला जाता है, रंग भेद। रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई थी। इसके अलावा अगला है हमारा संविधान का मुख्य कार्य क्या है। तो पहला पॉइंट है संविधान जो है वो किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है या संविधान के मुख्य कार्य क्या है या किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो सेम ही बनने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए।
सबसे पहला क्या है, साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच में ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, यानी संविधान का मेन काम क्या है कि जो अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले लोग जो साथ में रहते हैं उनके बीच में ये भरोसा उत्पन्न करता है, सहयोग विकसित करता है कि हम एक दूसरे के साथ रह करके सुरक्षित हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ठीक है, यानी जो सरकार है वो किस प्रकार की होगी, राजतंत्र होगा कि लोकतंत्र होगा, या जो भी सरकार का जो भी मुख्य अंग होगा, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, उसका क्या काम रहने वाला है, ये सभी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, तो ये सभी चीज़ें संविधान में लिखी हुई होती है। थर्ड पॉइंट है, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, यानी सरकार जो है वो किस सीमा में रह करके काम करेगी, क्या काम करेगी। फोर्थ है, बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या है, यानी नागरिकों के जो अधिकार हैं वो भी संविधान में लिखे हुए हैं। फिफ्थ है, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि जो समाज हो हमारा अच्छा हो, शांत हो, सभी लोग इसमें मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें, ये जो हमारी आकांक्षा है उसको ये व्यक्त करता है। दक्षिण अफ्रीका में जिस पार्टी ने रंगभेद के खिलाफ लड़ा उसका नाम था ANC, यानी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें देश के नियम व कानून लिखे होते हैं। ठीक है, तो संविधान बेसिकली क्या है, एक कानूनी दस्तावेज है जो जिसमें देश के कानून और नियम जो है वो लिखे हुए होते हैं। अब अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन है क्या, तो संविधान संशोधन बेसिकली जो हम संविधान में परिवर्तन करते हैं, जो बदलाव करते हैं, उसी को संविधान का संशोधन कहा जाता है। ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति इसको नहीं करता, संविधान में इसकी भी एक जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है वो लिखा हुआ होता है कि संविधान में संशोधन जो है वो किस प्रकार से हो सकता है और कौन कर सकता है। तो यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं भारतीय संविधान में संशोधन के। ठीक है, अब एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, यानी कि इसको लिखा गया है प्रॉपर। ये कठोर एवं लचीला दोनों ही है। क्यों है, क्योंकि इसको बदलना थोड़ा, कुछ प्रावधान इसके बदलना थोड़े आसान है और कुछ बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे कठोर और लचीला दोनों बोला गया है। ठीक है, इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों लिखे हुए हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, यह अधिकारों व जिम्मेदारियों को तय करता है। ठीक है, यानी किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसका क्या अधिकार होगा, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये सभी चीज़ें जो है वो संविधान में अलग, मतलब हर सभी चीज़ें जो है संविधान में लिखी हुई हैं। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी और अधिकार दोनों ही तय करता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमारा नोट्स के साथ ही चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और सिर्फ अब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है,